जय हिंद दोस्तों। किसी शायर ने कहा है, तुम्हारे हर परेशानियों का मैं मुकम्मल समाधान हूँ, और गौर से पढ़ो मैं भारत का संविधान हूँ। ये बात हमारे संविधान के लिए फिट भी बैठती है। हमारा भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो किसी भी देश के संविधान से बहुत ज़्यादा विवरित और बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप से लिखा गया है। देखिए, हम लोग का भारत के संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार हर देश के संविधान में दिए जाते हैं, लेकिन हमारा जो मौलिक अधिकार जितना विस्तार पूर्वक लिखा गया है और जितना हम लोगों को अधिकार दिया गया है, दुनिया के किसी भी संविधान में उतना अधिकार नहीं दिया गया है। हम लोग के संविधान के जो निर्माता थे वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित हुए, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जिससे हम लोगों ने सीखा उससे भी कई गुना बेहतर मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को दिया है। देखिए, मूल या मौलिक अधिकार, मूल यानी होता क्या है? मूल का मतलब जड़ होता है और मौलिक मतलब आधारभूत। देखिए, जिस तरह किसी इमारत के आधार को कमज़ोर कर दिया जाए, तो उसके अस्तित्व में होने का कोई गारंटी नहीं रह जाती। उसी तरह अगर हम लोग के मौलिक अधिकार को हम लोग के संविधान से हटा दिया जाए तो बाकी सब अधिकारों का कानून में रहना का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, अगर हम लोग के मौलिक अधिकार को हटा दिया जाए तो बाकी सब कानूनों का और अधिकारों का कोई भी मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि मौलिक अधिकार हम लोग को अच्छा जीवन जीने के लिए और सम्मानपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करने के लिए और अपने चौमुखी विकास के लिए हम लोग को अवसर प्रदान करती है। देखिए, मैं क्या बोला कि अच्छा जीवन जीने के लिए, सम्मानपूर्वक अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए और चौमुखी विकास, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो, ये विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी है। तो ये विकास किसे नहीं चाहिए? सम्मानपूर्वक जीवन किसे नहीं चाहिए? हर उम्र के लोगों को, केवल स्टूडेंट को नहीं, हर उम्र के लोगों को ये सारे चीज़ चाहिए। इसलिए हम सभी को मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार के या अपने दोस्त के साथ बैठकर देखें। इसमें हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मौलिक अधिकार हर लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, उसमें लिखा गया है, देखिए जो भारत का संविधान है ना, उसमें बहुत सारे भाग में बांटा गया है, जिसे 22 भागों में हम अक्सर बोलते हैं और आजकल उसे 25 भी बोला जाता है। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल तक इसका वर्णन किया गया है। देखिए, मैं एक एक आर्टिकल्स करके आपको बताऊंगा और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आर्टिकल्स 12 में हमारे मौलिक अधिकारों का परिभाषा दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि राज्य, यानी राज्य का मतलब बंगाल या बिहार नहीं, इस तरह का कोई राज्य के बारे में बात नहीं हो रहा। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल सरकार या फिर राज्य के संस्था के रूप में काम कर रहे कोई भी अथॉरिटी, स्कूल हो सकता है, रेलवे बोर्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो सकता है, इस तरह का जो राज्य के संस्था के रूप में काम कर रहे हैं, ये हमारे संविधानों का संवैधानिक रूप से कुछ कानून बना सकते हैं, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देती है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखने योग्य है कि हम लोग का जो मौलिक अधिकार है वो असीमित नहीं है, इसकी भी सीमा है। हम लोग का मौलिक अधिकार या फिर हम लोग का अधिकार उस जगह पर जाकर सीमित हो जाता है जब हम लोग के अधिकारों के कारण दूसरे का अधिकार का हनन होने लगता है। ठीक है, उसमें लिखा गया है कि हम लोग के मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इसको संशोधित किया जा सकता है, इसे बदला जा सकता है, लेकिन संशोधन अधिनियम के द्वारा, ना कि साधारण विधेयक के द्वारा। इसके लिए बिल पास करना होगा और इसके बदला भी जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगेगा तो हम लोग को मौलिक अधिकार को थोड़ा सा रोका भी जा सकता है। इसमें 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है। देखिए, हम लोग के संविधान निर्माता इतने अच्छे विचार के थे, इतने उच्च विचार के थे, उन्होंने बोला कि कानून के समक्ष हम लोग को अपना दोष सिद्ध करने का अधिकार और अपने प्राण और दैहिक अधिकारों को तब भी सुरक्षित रखा जाएगा जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ रहेगा तब। ठीक है, देखिए, आंतरिक विरोध, जब आपस देश में ही झगड़ा हो जाए उस समय हम लोग के मौलिक अधिकार नंबर 19, आर्टिकल्स नंबर 19 को भी रोका जा सकता है। इसमें हम लोग को कि अपना भाषण देने का, अपना व्यक्ति रखने का, संगठन बनाने का, बहुत सारे तरह का 6 तरह का अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल्स 12 में इस तरह की बातें की गई, परिभाषा दिया गया है, राज्य किसे कहते हैं, विदेशी लोगों को भी ये मौलिक अधिकार
मतलब मिलता है, ठीक है ना। अगर कोई विदेशी आदमी हम लोग को भारत में घूमना है तो उन लोगों को भी अधिकार प्राप्त होते हैं। कुछ कुछ अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त होते हैं, जैसे कहीं भी बस जाने का अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। देखिए आर्टिकल 13 में क्या बोला जाता है, इसका अल्पीकरण जरूरी है। ये देखिए कोई भी चीज़ असीमित हो जाता है ना तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इसको इसीलिए असीमित किया गया है। देखिए जैसे हम लोग को कहीं भी घूमने का अधिकार है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी के घर में घूमना शुरू कर देंगे। देखिए हम लोग को कहीं भी जाने का अधिकार है, तो ऐसा भी तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर जाना मना है, तो क्या हम लोग वहाँ भी चले जाएंगे? नहीं। तो इसके लिए हम लोग के मौलिक अधिकारों को थोड़ा सीमित किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सरकार इस पर गैर कानूनी कानून बनाता है तो हम लोग अपनी अपील को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग हाई कोर्ट के विरोध में ही सुप्रीम कोर्ट जाए। पर अगर ये मसला रह जाता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, अब वो वाद विवाद करेंगे कि ये सही है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि ये असंवैधानिक है या फिर गैर कानूनी है तो वो सरकार पर रोक लगा सकते हैं कि आप ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन देखिए इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों पर ये मतलब भारत का संविधान लागू होगा, पर ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल जो है इस पे ये कानून नहीं लागू होता। कहने का मतलब कि सबको समानता का अधिकार, इस तरह का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल पर लागू नहीं होता। हम लोगों को जिस तरह किसी भी गलत काम के लिए हम लोग को सज़ा दी जा सकती है, उस तरह राज्यपाल या राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान सज़ा नहीं दी जा सकती है। किसी भी अदालत में उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता है। उनको पर अगर केस चलाना है तो उनके कार्यकाल के बाद ही उन पर केस चलाया जा सकता है। उन पर कभी भी फौजदारी का केस नहीं चलाया जा सकता उनके कार्यकाल के दौरान। हाँ, दीवानी का केस चलाया जा सकता है, उन पर आप जुर्माना लगा सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको 2 महीना पहले उन्हें एक नोटिस जारी करना होगा, तभी जाकर उन पर आप केस चला सकते हैं। देखिए संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। हमारे संविधान में कहा गया है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन केशवानंद भारती ने 1973 में इसे चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकारा था कि हाँ, ये जो हमारे देश में जो सरकार रूल कर रही है और जो कानून बना रही है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है, जिससे हमारा कानून का जो बेसिक रूल है वो ख़राब हो रहा है, इसलिए इसे रोका भी गया था। मैं आपको एक एक आर्टिकल्स करके बताते जाऊंगा। देखिए हम लोग के पास 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। हम लोग के पास 7 मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए थे, जिसमें से एक अधिकार को हटा दिया गया और अभी हम लोग के पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। देखिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को इसलिए हटा दिया गया और ये जरूरी भी था। देखिए कोई भी आदमी अगर दारू पीता है और वो बार बार अपना संपत्ति को बेचता है और सरकार के सामने दावा ठोकता है कि मेरा तो मौलिक अधिकार का हनन हो गया, मेरे पास तो संपत्ति ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेगी सरकार? क्या बार बार सरकारी ज़मीन उसे देगी कि लो अपने पास संपत्ति कुछ रख लो? नहीं। इसलिए देखिए संपत्ति को हम बेच सकते हैं, इसलिए उसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। लेकिन कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार हम बेच नहीं सकते। अगर किसी को बेचने भी जाएंगे तो वो बोलेगा पहले से मेरे पास है, मैं तुम्हारा मौलिक अधिकार क्यों कर दूँ? चलिए अब देखिए मैं आपको 14 नंबर आर्टिकल्स, 15 नंबर आर्टिकल्स ऐसे करके बताऊंगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ और थोड़ा सा आर्टिकल्स को मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए आप लोग को 12 नंबर आर्टिकल्स और 13 नंबर आर्टिकल समझ में आया होगा। देखिए हम लोग के जो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है उसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी हम लोग सम्मानित करते हैं। देखिए 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा पहली बार सामंतों के दबाव में आकर लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया था। जो पहला लिखित मौलिक अधिकार था जो लोगों को दिया गया था, इसलिए हम लोग के भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा के नाम से सम्मानित किया जाता है। जब कोई काम पहले अच्छा होता है और उसी तरह का काम फिर से दोबारा होता है तो हम लोग को उसे सम्मानित करने के लिए वो नाम दोबारा देते हैं। जिस तरह ब्रूस ली अच्छे कराटियन थे और एक बच्चा अच्छा कराटा करता है तो हम लोग बोलते हैं बिल्कुल ब्रूस ली जैसा कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा ब्रूस ली से बेहतर नहीं कर सकता या फिर ब्रूस ली इतना ही अच्छा कर रहा है, फिर भी उसे सम्मान देने के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि वो ब्रूस ली के जैसा
कराटा कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग अपने भाग 3 को सम्मानित करने के लिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यह इंग्लैंड के द्वारा लिया गया है और यह अमेरिका के द्वारा लिया गया है। हम लोग इंग्लैंड के मॉडल को 20% फॉलो करते हैं और इस तरह के अमेरिका के जो मॉडल है उसे 80% फॉलो करते हैं। देखिए हम लोग कानून के सामने समान है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो। लेकिन क्या बच्चा को और एक बड़ा को एक ही तरह का सज़ा दिया जा सकता है? जिस बच्चा को पता ही ना हो कानून के बारे में, क्या उसे उतना ही सज़ा दिया जा सकता है जितना एक पता होने वाले व्यक्ति को दिया जाना चाहिए? या फिर एक बच्चे को उतना ही सज़ा देना चाहिए जितना एक समझदार वयस्क व्यक्ति को सज़ा देना चाहिए? देखिए नहीं देना चाहिए। इसके लिए हम लोग को कुछ कानून के सामने अड़चन डालनी पड़ती है। जो आदमी इसे गलत तरह से भी ले लेते हैं। जिस तरह हम लोग किसी चीज़ में, जैसे कहीं पर ज़्यादा हार्ड ड्यूटी करना होता है तो उन लोग वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये तो बोलते हैं कि हम सब देशवासी समान हैं, लेकिन उस समय हम लोग लड़का को आगे भेजते हैं कि कहीं हार्ड काम होता है, क्योंकि हम लोग अगर फिजिकली देखें तो लड़का लड़कियों से ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए लड़का को उस समय आगे किया जाता है, लड़कियों को उतना आगे नहीं किया जाता जितना लड़कों को किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर कहीं जगह पर बच्चों को जाना मना किया जाता है कि यहाँ पर जाकर बच्चे काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये पॉजिटिव कामों के लिए, आप पॉजिटिव कामों के लिए भेदभाव अच्छा है। जैसे कि आरक्षण भी ज़रूरी है। अब बोलोगे कैसे? आरक्षण के कुछ लोग विरोध करते हैं और कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए आरक्षण किसी को भी रोकता नहीं है, किसी को भी बढ़ने से रोकता नहीं है। जो व्यक्ति बढ़ रहा है उसे बढ़ने देता है और जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है उसे कुछ मदद करता है कि आप भी आगे बढ़ जाओ। देखिए जिस तरह किसी गरीब फैमिली में का बच्चा अपने फैमिली का देखभाल करता है, 3-4 घंटा बाहर में जाकर मेहनत भी करता है, हो सकता है कहीं जाकर काम भी कर रहा हो और उसे पढ़ने का मौका 2-3 घंटा मिल रहा हो, लेकिन उसी समय किसी अमीर फैमिली में जो सक्षम फैमिली है उसका बच्चा को 8 घंटा पढ़ने का मौका मिल रहा हो, तो बताइए इस जगह पर आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो बच्चा को उतना मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग के भारत सरकार ने इसे जाति रूप से आरक्षण दिया गया है। हाँ, ये मानता हूँ कि छोटे जाति जिसे माना जा रहा है, जिसे पिछड़ा माना जाता है, SC ST माना जाता है, उन लोगों के तुलना में हो सकता है कि जनरल कैटेगरी के भी लोग गरीब हों। तो सरकार को ये करना चाहिए कि आरक्षण जाति पे ना होकर अमीरी और गरीबी पर होना चाहिए। इस तरह की कुछ चेंजिंग लाई जा सकती है, लेकिन आरक्षण अभी भी ज़रूरी है। और ये देखा जाता है कि अक्सर जो ST SC OBC में आते हैं उनका गरीबी स्तर जनरल कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये होता है वो ज़्यादा गरीब पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन ये आरक्षण अच्छाई के लिए है, इसे बुरा ना समझें, ठीक है। देखिए 15 नंबर आर्टिकल्स में कहा गया है कुछ आधारों पर विभेद निषेध है। जैसे धर्म पर, किसी धर्म को लेकर कि किसी मन में बैठा लेना कि ये इस धर्म का है, उसके प्रति भेदभाव की भावना रखना ये गलत होगा, ठीक है। मूल वंश के आधार पर अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है और वो उसके दादा जो थे मंगल सिंह जो डाकू था, बहुत बड़ा डाकू, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते अरे ये मंगल सिंह का पोता है, यही जरूर, अगर 2 बच्चों में झगड़ा हो जाता है तो बोलते यही झगड़ा किया होगा, ये मंगल सिंह का पोता है, तो ये गलत है। किसी भी जाति या फिर वंश के नाम पर आप उस पर भेदभाव नहीं कर सकते कि वो उस वंश से रिलेट करता है, ठीक है ना। जाति से भी आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वो इस जात का है, ये एक होटल खोला तो इस जाति को नहीं बैठने दूंगा, इस जाति को आने दूंगा, इस जाति के पंडित जी भी बैठ कर चाय यहाँ पीते हैं भैया, तो आपको मैं नहीं बैठने दूंगा क्योंकि पंडित जी का ये कुर्सी ये हो जाएगा। इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं चलेगा। देखिए लिंग के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। देखिए कुछ जगह पर भेदभाव होती है, मैं मानता हूँ। जैसे कि आप बोलोगे फिर से आरक्षण की बात आ जाएगी, जैसे कि लड़कियों को ज़्यादा छूट दिया जाता है लड़कों की तुलना में, लेकिन ये भी अच्छे कामों के लिए होता है। देखिए इसमें लड़कियों को छूट दिया जाता है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल हो। क्यों? क्योंकि देखिए जो लड़कियां हैं ना वो शुरू से हर जगह पर प्रताड़ित हुई है।
आप देखो, एक घर में अगर 3 सेब रहता है और उस पेरेंट्स का 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो अक्सर 80% घर में अभी भी देखा जाता है कि 2 सेब लड़का को देंगे और 1 सेब लड़की को देंगे। अगर जिस समय एग्ज़ाम चलता रहेगा तो लड़के पर फोर्स करके तू जाके पढ़, लेकिन लड़की को बोलेंगे कि तू जाके पढ़ना, पहले झाड़ू लगा दे। देखिए, लड़कियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी कम दर्जा दिया जा रहा है, और ये जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा, क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर ना हो जाएगी, और हर नौकरी में हर जगह पर लड़कियों की संख्या बराबर नहीं हो जाएगी, ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। और ये हमको लगता है कि अभी 50 सालों 100 सालों तक ख़त्म नहीं होने वाला है, कि जो सरकार इसे ख़त्म करेगी उसे अपना कुर्सी भी गंवाना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए इसे कोई भी ख़त्म नहीं करना चाहता, मोदी जी इसे खुद बढ़ा दिए। देखिए, इसको लेकर आपकी माइंडसेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि मैं आरक्षण का भुक्तभोगी नहीं हूँ, फिर भी मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए 16 नंबर आर्टिकल में बोला जाता है लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता। अब कहीं पर सरकारी वैकेंसी है तो वहाँ पर आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप इस जाति को हो, आप फॉर्म नहीं भरोगे, हर कोई फॉर्म भरेगा। हाँ, ये बात है कि अगर जनरल वालों को 80 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है तो ओबीसी वालों को 70 नंबर पर हो जाएगा, और ST SC वालों को 75 नंबर पर हो जाएगा। इस तरह का कुछ छूट दिया गया। किस लिए छूट दिया गया, मैं आपको बताया कि उन लोगों को अपने जीवन में कुछ परेशानियां झेलना पड़ती है। जहां पर हम लोगों को अवसर मिलता है पढ़ने का, वहां पर हो सकता है कि जो लोग गरीब हैं उन लोगों को अवसर उतना नहीं मिल पाता है। देखिए, एक गरीब घर की माँ है ना, एक गरीब घर की माँ वो बाहर जाके काम करती है, उसका बच्चा जो घर में बचता है ना, वो खुद से खाना बनाता है और खाता है। लेकिन जहाँ एक अमीर घर की माँ होती है वो खुद तो बच्चे पर ध्यान रखती है, उसके लिए एक नौकरानी भी आती है। आप समझ पा रहे हो कि कहाँ पर कमी हो जाता है, इस कमी को दूर करने के लिए आरक्षण है। ठीक है, आप देखिए, तो लोक नियोजन के विषय में आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हो। हाँ, सरकार इस पर कुछ कानून बना सकती है कि अगर आप पीछे हो तो आपको आगे ले जाने के लिए, जैसे लड़की हो तो आपको आगे ले जाने के लिए कुछ आरक्षण है। ठीक है, उसी तरह आर्टिकल 17 में क्या आ गया, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया है। देखिए, इसमें मैसूर का जो हाईकोर्ट था उसने कहा जन्म और जाति और धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है जन्म और जाति, और किसी आधार पर छुआछूत हो सकता है। अगर मान लो कि हेमा मालिनी जी आए, हेलीकॉप्टर से उतरे और जाके आप उसे टच करोगे, अब बोलोगे सरकार ने हमें ये मौलिक अधिकार दिया कि छुआछूत किसी के साथ नहीं करना है, मैं आपको छू सकता हूँ, ये तो अगर आप मुझे अपने आप को टच नहीं करने दे रही हो तो ये तो मौलिक अधिकारों का हनन है, तो ये गलत है। देखिए, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है जन्म और जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं। लड़का लड़की में भेदभाव हो सकता है, और कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना, नहीं तो वहाँ तो आपको लात जूता पड़ेंगे और मुझे भी गालियाँ पड़ेंगी कि कैसा मास्टर ने पढ़ा दिया। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किसके आधार पर, जन्म और जाति के आधार पर। ठीक है, आर्टिकल 18 में कहा है उपाधियों का अंत। देखिए, पहले के जब अंग्रेज शासन करते थे तो वो किसी को फुलाने के लिए, झूठ मूठ का उसको बहकाने के लिए कुछ नाम दिया करते थे, जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, इस तरह का नाम दिया जाएगा, वो फूल कर तुम्बा हो जाते थे। तो जब हम लोग के जो संविधान निर्माता थे बोले ये सब चीज़ को अंत कर दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हम लोग सब बराबर लगे, एक दूसरे को ऐसा ना लगे कि वो हमसे बड़ा है, हम इससे छोटा है, सबको एक दूसरे को बराबर सा फील हो। ठीक है, और इसे इसलिए भी अंत किया गया क्योंकि ये कानून के समझ समता के विरुद्ध था, इसलिए उपाधियों का अंत किया गया। देखिए, इसमें है ना 3 तरह की चीज़ों को अभी भी रखा गया है। जैसे रैंक में, आप आर्मी में हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हो, जैसे कि आप लेफ्टिनेंट हो, आप जैसे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, नाम सुने हो ना, ये नाम फेमस है क्योंकि ये किसी फिल्म में दिखाया था, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। तो ब्रिगेडियर लगाया तो वो क्योंकि वो सेना में है तो वो दिखाया जा रहा है कि वो किसी रैंक पर है। देखो, आप किसी रैंक पे भी लगा दो, आप SP हो, आप DSP हो, आप DM हो, आप कलेक्टर हो, तो आप बोल सकते हो कि DM अमित कुमार, जैसे आप बोल सकते हो दरोगा कुंदन कुमार, ऐसे इस तरह का बोल सकते हो। और अगर आपको किसी तरह का एजुकेशनल डिग्री भी प्राप्त है, जिस तरह का डॉक्टर, जैसे आप PhD कर लिए हो तो लगा सकते हो कि डॉक्टर सुरेश सिंह, इस तरह से लगा सकते हो।
डॉक्टर रंजीत प्रसाद, इस तरह से आप लगा सकते हो। अगर आप किसी तरह का मतलब भारत में कुछ सम्मान पाए हो, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो आप इन सब चीज़ों को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो, विदेश के द्वारा दिए गए किसी भी सम्मान को आगे नहीं लगा सकते हो, राय बहादुर, राय महाराज, इस तरह का किसी भी को नहीं लगा सकते हो। आप एजुकेशनल को लगा सकते हो, आप रैंक को लगा सकते हो, आप आर्मी में हो तो अब लगा सकते हो, ठीक है। किसी भी भारत रत्न आपको अगर मिला तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि भारत रत्न सुरेश प्रसाद, इस तरह से नहीं बोल सकते हो। या फिर ये नहीं बोल सकते हो कि सुरेश प्रसाद भारत रत्न। किसी भी उपाधि जो आपको गिफ्ट मिला है, आपको जो सम्मान मिला है, उसको उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं जोड़ सकते हो, नहीं तो वो भारत के संविधान के खिलाफ हो जाएगा और वो आपसे छीन लिया जाएगा, वापस छीन लिया जाएगा। आप ये बोल सकते हो कि सुरेश प्रसाद जिसे भारत रत्न मिला है मैं हूँ, इस तरह से आप बोल सकते हो। आप एजुकेशनल को लगाओ, अपने रैंक को लगाओ, आर्मी में हो लगाओ, सेना में हो लगाओ, लेकिन किसी भी उपाधियों को नहीं लगाना है। और इस तरह हम लोग के समानता के अधिकार को, जिसे 14 से लेकर 18 तक बताया गया है, मैंने क्लियर किया। दूसरा वीडियो डालूंगा, कमेंट्स करना, दूसरा वीडियो डालूंगा, ये पूरा जो मौलिक अधिकार और बचा हुआ वो एक वीडियो में डालूंगा। 15 से 20 मिनट का वो वीडियो होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बस, धन्यवाद।